वेलकम टू स्पोर्ट्स ऑन। जी नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट मिनाहिल शेख और हम आज बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप का जो एक सनसनीखेज मैच होने जा रहा है इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका। इसके ऊपर हम बात करेंगे हमारे रेजिडेंट स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान सही साहब से और पूछेंगे कि क्यों है ये इतना सनसनीखेज। अस्सलाम वालेकुम इरफान, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इरफान, सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि ये आज का मैच दोनों टीम्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो इंग्लैंड के लिए है क्योंकि इंग्लैंड अगर आज जीता है तो उसके पॉइंट टेबल के ऊपर उसके 7 पॉइंट हो जाएंगे तो वो क्वालिफाई कर जाएगा। उसका रन रेट ऑस्ट्रेलिया से बेहतर है। ठीक है। और जो श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका के लिए तो समहाउ अब चांस खत्म हो चुका है। और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अपना कल मैच जीत चुका तो उनके भी साथ है, न्यूजीलैंड के भी साथ है। ठीक है। तो श्रीलंका अगर जीता है तो उसके 6 पॉइंट होंगे तो उनके लिए तो ये विक्ट्री एक मोरल विक्ट्री के तौर पे ही हम देख सकते हैं। बट अगर देखा जाए वैसे उनके क्वालिफिकेशन के लिहाज से तो वो उनका चांस खत्म हो चुका है। ठीक है। अच्छा, जो आप कह रहे हैं मॉरल विक्ट्री, तो आपको क्या लगता है इस पे बहुत ज़्यादा वो आके हार्ड हिटिंग और फियर्स क्रिकेट नहीं वो खेलेंगे, मतलब फियरलेस होकर खेलेंगे कि अच्छा ठीक है अब हम हार तो गए हैं लेकिन अब हम ज़्यादा हिट करते हैं, और क्या ये फिर इंग्लैंड के लिए नेगेटिवली नहीं जाएगा? ओबियसली जब आपके पास यू हैव नथिंग टू लूज तो फिर आप इस तरह की एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हो। और श्रीलंका कुछ अरसे से हम देख रहे हैं, लास्ट 7-8 मंथ से मैं बड़ा क्लोजली इनको देख रहा हूँ। अब वैसे भी इन्होंने अपना गेम चेंज कर दिया है कि टोटल अटैक की तरफ जाते हैं, जिसमें आपको सम टाइम होता है कि सक्सेस मिल भी जाती है और कई दफ़ा आपकी टीम कोलैप्स भी कर जाती है। जिस तरह हमने कई मैचेस में इनको देखा भी कि या तो बॉल लो टोटल पे आउट हो जाते हैं, कई दफ़ा जैसे एशिया कप के फाइनल की बात करें तो 57 पे 5 आउट हो चुके थे इनके, बट उधर से हमारे से गेम भी अवे ले गए। खैर उसमें हमारा भी कसूर था, हमने जिस तरह की नेगेटिव बॉलिंग की और जिस तरह को खुद इनको ब्रीदिंग स्पेस प्रोवाइड की। तो बट इनकी इंटेंट की बात कर रहा हूँ, ये एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं और इनका जो अब स्टंप कार्ड जो है वो ओबियसली इनका यही चीज़ है कि ये एग्रेसिव क्रिकेट खेल के ज़्यादा रन्स बनाते हैं। इसमें मनाहिल जो टॉस होगा वो भी बहुत वाइटल रोल प्ले करेगा। जिस तरह मैं कई दिनों से बात कर रहा हूँ कि जो टीम पहले खेलती है उसको ज़्यादा चांस होते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर जीतने के लिहाज से। बाकी तमाम दुनिया से आप कंपैरिजन करते हो तो बाकी दुनिया के अंदर जो चेस करती है साइड वो ज़्यादा फेवरेट रहती है। बट ऑस्ट्रेलिया अपनी कंडीशन की वजह से, अपनी ग्राउंड की डायमेंशन की वजह से, अपने वेदर की वजह से, इन सारी रीज़न की वजह से पहले खेलने वाले को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। और उसमें फर्दर ये है कि आपकी जो क्लाइमेट है या आपकी पिच का बिहेवियर जो है वो समहाउ प्लेसेंट रहता है, पूरे मैच में सेम ही रहेगा, वेरिएशन नहीं आती। जैसे एशिया के अंदर हमने देखा कि आपको थोड़ा सा बाद में ड्यू का फैक्टर भी आ जाता है, रिवर्स स्विंग भी होती है। एक चीज़ अच्छी लास्ट मैच में मैं बताना चाहूँगा, जो हमने खेला मैच सिडनी के अंदर, उसमें हमें रिवर्स स्विंग भी नज़र आई। बट ये टीम शायद श्रीलंका के पास तो ऐसा कोई बॉलर नहीं है जो रिवर्स स्विंग इस तरह प्रॉपर कर पा रहा हो। और ये ज़रूर होता है कि अंडर द लाइट आप कह सकते हो बॉलिंग को थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है। बट ये डे मैच है, अर्ली हो रहा है, अर्ली टाइम के अंदर मतलब अच्छा सनशाइन भी यही बताया जा रहा है फोरकास्ट के अंदर कि प्रॉपर सनशाइन होगा, तो मेरा ख्याल है कुछ ज़्यादा मैटर करेगा नहीं पहले या बाद में। मतलब पहले खेलने वाले को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांटेज हो सकता है कि वो रन्स ऑन द बोर्ड होंगे और आपके ऊपर प्रेशर भी नहीं होता समहाउ। और मेरा ख्याल है कि जो सारी फोर्स लगाएगा इंग्लैंड वो यही लगाएगा कि हम किसी तरह जीते, और प्लस उनको ये भी माइंड में है कि हमने क्वालिफाई करना है। और उनके पास इंटेंट या कह लें कि वो जो ज़्यादा जिसमें एफर्ट की बात करें वो उनकी तरफ से ज़्यादा नज़र आएगी कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो यही है। ठीक है जी, बिल्कुल जैसे आप कह रहे हैं। तो अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है एलेक्स हेल्स की सुन रही, तो यही कह रहे थे कि हम न्यूजीलैंड से जो हम जीते हैं उसके बाद हमारा मॉरल बहुत हाई है, ठीक है, और हमने मतलब ऐसा खेल लिया, इतने पॉइंट्स हमने हासिल कर लिए हैं कि हम टूर्नामेंट में अब सेफ हैं। तो इसके ऊपर आपका क्या ख्याल है कि मतलब वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट मतलब ऐसा नज़र आ रहे हैं, तो ये क्यों आपको नज़र आया उनकी तरफ से? देखिए, न्यूजीलैंड इस वर्ल्ड कप पे जब वर्ल्ड कप स्टार्ट भी हुआ तो हमने देखा कि सबसे वन ऑफ द बेस्ट और फेवरेट कंटेंडर भी है टाइटल जीतने के लिहाज से। और जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे थे, जिस तरह उन्होंने पहला मैच ऑस्ट्रेलिया को हराया, 200+ किया, इंग्लैंड और जो न्यूजीलैंड का भी मैच था, सबका यही मानना था कि न्यूजीलैंड ज़्यादा बेस्ट अच्छी क्रिकेट खेल रही है। बट जिस तरह इंग्लैंड ने उनको डिफीट दी तो ओबियसली उनका मोराल अब बहुत हाई है, और इस मोराल के साथ ही उन्होंने बात की। और अगर न्यूजीलैंड का कंपैरिजन किया जाए श्रीलंका के साथ तो ओबियसली उनकी स्टेटमेंट की बात तो ठीक है किसी हद तक, कि हम देख सकते हैं कि न्यूजीलैंड श्रीलंका के अगेंस्ट अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो बहुत बेहतर साइड थी। हाँ, ये आप ज़रूर कह सकते हो कि T20 के अंदर यू नेवर नो कि किस टाइम पे क्या हो जाए। जिस तरह कल हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया काफ़ी अच्छी पोजीशन में था
बट सिर्फ 4 रन से वो मैच जीता बिल्कुल बिल्कुल अफगानिस्तान के अगेंस्ट। तो एक अपसेट होते होते बचा। इसी तरह बांग्लादेश भारत को हराने के करीब था, वो भी 4 रन से जीते। हम ऑलरेडी एक अपसेट खा चुके हैं, हमें हमारे अगेंस्ट जिम्बाब्वे ने विक्ट्री हासिल कर ली। तो ये आप नहीं कह सकते। अब T20 जितना छोटा फॉर्मेट है और जिस तरह की आप टीमें प्लान आउट करके आती हैं और जिस तरह एग्जीक्यूशन उनकी होती है प्लान्स की, अब आप किसी टीम को ये नहीं कह सकते कि ये सिंगल हैंडेडली मैच अवे ले जाएंगे या ये बिल्कुल ही डिमोलिश कर देंगे ओपोजिशन को, ये इस तरह बड़ा रन बना देंगे कि हो नहीं पाएगा। तो अब ये जो आपकी B या C टीयर की टीम्स हैं ये भी आपको टफ टाइम दे रही हैं। ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया अगर की कंडीशन के अंदर बात करें, सिर्फ एड ऑन एडवांटेज है इंग्लैंड को, वो यही है कि इनके लड़के इन कंडीशन के अंदर आके खेलते भी हैं, सारे एक्सपीरियंस लड़के हैं। एशियन प्लेयर को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अगर यही मैच एशिया कंडीशन के अंदर हो रहा होता तो हम शायद 50-50 बोलते हैं मैच का, क्योंकि श्रीलंका जैसे हम सबको मालूम है कि एशियन चैम्पियन है, तो आखिर वो भी एक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ ही, इंग्लैंड जो है वो ओडीआई के अंदर वर्ल्ड चैंपियन है और वो भी बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये कंडीशन और सर्कमस्टांसेस जो फॉर्म लगी हुई है उस लिहाज से हम टेक्निकल जो पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, इंग्लैंड थोड़ी ज़्यादा फेवर नज़र आ रही है। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, श्रीलंकन स्पिनर्स आज कितना बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है इंग्लैंड की टीम के लिए, और सिडनी की पिच क्या फेवर करेगी श्रीलंका के स्पिनर्स को या नहीं? देखें, हमने देखा कि बहुत ज़्यादा बॉल यहाँ स्पिन नहीं हो रहा, बट सिडनी की वाइड पिच है जहाँ थोड़ा सा बॉल जो है वो स्पिन होती है। बाकी जितनी भी ऑस्ट्रेलिया की पिचेस हैं, चाहे हमने पर्थ की देखी, मेलबर्न की देखी, उधर तो बिल्कुल बॉल स्पिन नहीं हो रहा था। ठीक है। सारा मैं एक्स्ट्रा इधर प्रेस करना चाहूँगा शादाब को, जिस तरह उन्होंने सिडनी की ग्राउंड के ऊपर लास्ट मैच के अंदर साउथ अफ्रीका अगेंस्ट बॉलिंग की, बहुत खूबसूरत बॉलिंग की, ख़ासतौर पे जो उनकी लेंथ थी और जिस तरह जो वेरिएशन डिफरेंट उन्होंने यूज़ की, जिसमें उनकी फ्लिपर की बात करें, गुगली की बात करें, इवन दो लेग ब्रेक की बात करें, वो एक कंप्लीट पैकेज नज़र आया। इसी तरह जो श्रीलंका है, इनका भी जो ट्रम्प कार्ड है उनके स्पिन डिपार्टमेंट है, और ख़ास तौर पर हसरंगा की बात करें, ये इनका बहुत एक मेन और वाइटल रोल प्ले करते हैं। बट ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह इनके अगेंस्ट डेविस्टेटिंग किस्म की हिटिंग की, 3 ओवर्स के अंदर 48 इनको लगाया, तो वो मैच सिंगल हैंडली ले गए। अब इंग्लैंड भी हो सकता है कि आप होता ये है कि ये टीम जो है, जो आपका सबसे बड़ा मेन बॉलर जो होता है, जो ट्रम्प कार्ड होता है, उस पर हिटिंग की तरफ जाते हैं। उससे क्या होता है कि पूरी टीम गिर जाती है। आपके पास दोनों चांसेस भी होते हैं, अगर वो बॉल अच्छी कर दें तो वो आपका मेन जो विकेट टेकर है वो विकेट्स भी लेके दे सकता है। तो इस सारे कंपैरिजन के अंदर देखा जाए तो वो एक अच्छा कॉन्टेस्ट हमें देखने को मिलेगा। बट जिस तरह हैविंग सेड दैट कि इंग्लैंड इन कंडीशन पे बहुत खेला हुआ है और उन्होंने, उनके लिए ये डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, उन्होंने हर हाल में जीतना ही है। अगर नहीं जीते तो दे आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट, तो उनके पास तो कोई सेकंड ऑप्शन अब है नहीं। इसलिए वो आपको मैच के अंदर एक एक्स्ट्रा एफर्ट नज़र आएगी उनकी तरफ से कि उन्होंने किसी ना किसी सूरत में मैच जीतना। और ये अगर इंग्लैंड मैच जीता तो ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा हार्ट ब्रेकिंग उनके स्पेक्टेटर और टीम के लिए होगा कि अपने होम ग्राउंड सोल के अंदर वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो ये इसमें वेदर भी हम कह सकते हैं समहाउ वो भी रोल प्ले कर गया, टीम की परफॉर्मेंस भी रोल प्ले कर गई, बट इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। ये सब मैचेस जो हैं वो ये इसी तरह क्रिकेट का पार्ट हैं, इसी तरह चीज़ें चलती हैं। और मेरा ख्याल है कि ये एक खूबसूरती भी थी कि आप नाहिल देखें कि हर मैच जो क्वालिफिकेशन के लिहाज से हम बात कर रहे हैं कि आज लास्ट मैच खेला जा रहा है, कल खेले गए क्वालिफिकेशन का पता चला, आज लास्ट डे है ग्रुप ए का, आज एक और सेकंड टीम का पता चलेगा कौन क्वालिफाई कर रही है। इसी तरह कल हमारे मैचेस का पता चलेगा, तीनों मैच बड़े इंपॉर्टेंट है, उसमें पता चलेगा कौन सी 2 टीमें आगे नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई करेगा। तो ये बहुत खूबसूरती है इस गेम की, और ये जो इतनी वेरिएशन है, इतना सब कुछ है, ये क्रिकेट के अलावा आपको किसी स्पोर्ट में नज़र नहीं आएगा। आप फुटबॉल देख लें, हॉकी देख लें, स्क्वॉश देख लें, टेनिस देख लें, वो एक सिमेट्री के साथ चलती हैं। आपको लगेगा कि यार ये टीम अच्छा खेल रही है, ये बुरा खेल रही है, अच्छा ठीक है। बहुत रेयर 100 में से 1 मैच में शायद आपको कोई अपसाइड या वेरिएशन नज़र आएगा। क्या हो सकता है? क्रिकेट एक ऐसी गेम है जिसके अंदर आप देखें कि जब जो मैच आगे की तरफ बढ़ता है, वेरिएशन आना शुरू हो जाती है। आपकी जो ब्लड प्रेशर है वो मूव करता है, आपको लगता है कभी कोई जीत रही, कभी कोई जीत रही है, ठीक है। आपके मूड स्विंग कितने होते हैं गेम के साथ, तो इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट पूरी दुनिया में किसी स्पोर्ट में नहीं आपको देखने को मिलेगी। और यही वजह है कि ये अब ग्रेजुअली, जैसा सॉकर का बोला जाता है कि सबसे देखे जाने वाला गेम है, अब हम क्या देख रहे हैं कि ग्रेजुअली जितने भी ये फॉरेन कंट्रीज़ हैं, इनका इंटरेस्ट बहुत डेवलप होना शुरू हो रहा है और वो भी क्रिकेट की तरफ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। पहले वो समझते थे इट्स अ मेयर वेस्ट ऑफ टाइम कि हम आए जी 8 घंटे मैच देखे, कौन देखे, 5 दिन कौन देखे खेले। बट अब जब उन्होंने देखा कि इसके अंदर
वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लोगों का, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है। तो उन्होंने अपने यंगस्टर को अब इस पर लगाना शुरू कर दिया है। ग्राउंड्स उनकी क्रिकेट की अब दुनिया के हर कंट्री के अंदर देखेंगे ग्राउंड बनना शुरू हो गई। उसकी प्राइम एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया की हम देख रहे हैं कि वो अपनी टीम बना रहे हैं। हमारे काफ़ी प्लेयर्स उनके पास जा चुके हैं, इंडिया से काफ़ी लड़के उधर चले गए हैं। अभी तो जो नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप होगा वो अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ उधर होगा। तो ये आपको एक चीज़ का मैसेज दिया जा रहा है उनकी तरफ से कि वी आर सीरियस, वी आर कीन इन इट, और हम अगले मैचेस या अगले जो इवेंट हैं उसके लिए ग्रेजुअली प्रिपेयर हो रहे हैं। तो ये क्रिकेट की खूबसूरती को मेरा ख्याल है सब कुछ और इन्हेंस करेगा। और मुझे लगता नहीं है ये टाइम दूर नहीं है कि शायद 5 से 10 साल के बाद अगर आपको दुनिया में एक स्पोर्ट की बात करेंगे कि जो सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला या खेले जाने वाला स्पोर्ट होगा, तो आई एम डैम श्योर दैट विल बी क्रिकेट। ठीक है। अच्छा इरफान, आप क्योंकि एक क्रिकेट एनालिस्ट हैं, क्रिकेट के शायकीन हैं, तो न्यूजीलैंड की रसाई तो आ चुकी हुई है, हो चुकी हुई है सेमीफाइनल तक। आपको क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया दूसरा कंटेंडर होना चाहिए या इंग्लैंड? किससे मैच ज़्यादा अच्छा टक्कर देने वाला होगा? आपके पर्सनल फेवरेट कौन? नहीं, देखें, इंग्लैंड अच्छी क्रिकेट खेल रही है। अगर हम उनकी बात करें कि उन्होंने जो जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप जो एक सीरीज़ खेली थी ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो भी 2-1 से अपने नाम की, उसमें भी बहुत खूबसूरत किस्म की क्रिकेट उन्होंने खेली। खास उनके बैटर ने जो पावर हिटिंग करके दिखाई। इंग्लैंड जो पावर हिटिंग कर रहा है ना, ये उनकी सबसे यूनिक चीज़ है कि बड़ी जिसे कहते हैं डेविस्टेटिंग किस्म की पावर हिटिंग कर रहे हैं, जिसको देख के आपको मज़ा आता है कि जो एक जैसे आसान अल्फाज में लेमन लैंग्वेज में बोला जाता है, लाठी चार्ज करते हैं वो और छक्के इतने इतने बड़े मारते हैं जो आपको देख के दिल खुश हो जाता है। तो ये एक एक्स्ट्रा वो ऐड ऑन हो रही है उनकी खूबसूरती बैटिंग के अंदर, और बड़े परसाइज किस्म की हिटिंग करते हैं वो। तो इंग्लैंड को ज़्यादा मैं रेट कर रहा हूँ अभी जो करंट दोनों टीम है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को हम देख रहे हैं कि उनको छोटी टीमें भी बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं। कल अफगानिस्तान की हाँ कर लिया, बाकी भी उनके मैच कोई बहुत बड़े मार्जिन से नहीं उन्होंने जीते। हम हर मैच में कहीं ना कहीं वो थोड़ा बॉदर होते रहे, सफ़र करते रहे, इवेंचुअली जाके उनको विक्ट्री मिलती थी। असल में मेरा ख्याल है कि ये जो मनाहिल, अगर वो जो मैच बारिश की वजह से वॉश आउट हो गया इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का, वो मेरा ख्याल है जिस तरह पाकिस्तान इंडिया की राइवरी है, इस तरह इन दोनों कंट्रीज़ की भी बहुत बड़ी राइवरी थी। वो मैच अगर हो जाता तो ये शायद इफ एंड बट सारे ख़त्म हो जाते, और फिर शायद उसी मैच ने डिसाइड करना था कि दोनों में से कौन सी अच्छी साइड है और जो डिज़र्व करती है सेमीफाइनल के लिए। बट अगेन आई सेड कि ये जिस तरह इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, और ये नेचर का भी रोल इसमें आ जाता है। वन कैन नॉट डू एनीथिंग कि कौन बारिश को रोकेगा, किसको बेनिफिट करेगी, किसके लिए नहीं होगी, ये सब गेम का हिस्सा है। और जो आपका क्वेश्चन था कि ज़्यादा बेस्ट क्रिकेट कौन खेल रही है या किसको होना चाहिए, माई वोट इज़ फॉर इंग्लैंड। इंग्लैंड अच्छी क्रिकेट खेल रही है, दे डिजर्व टू बी क्वालिफाई। ठीक है इरफान, चलें हमें आपका वोट तो पता चल गया कि आप देखना पसंद करेंगे न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड का पहला सेमीफाइनल। ये तो नहीं, इनका सेमीफाइनल के साथ नहीं होगा, हाँ, इन दोनों का सेमीफाइनल का होगा ग्रुप बी के साथ। ऑपोजिट हो जाएगा, जो पहले नंबर जैसे न्यूजीलैंड पहले नंबर पे है तो ग्रुप बी के सेकंड, हाँ ग्रुप बी के सेकंड के साथ होगा। और जो इंग्लैंड अगर लेट्स सपोज या ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई करता है, उनका ग्रुप ए बी के ए टीम के साथ पहले नंबर पे आने वाली टीम। चलिए ये तो बात होगी ग्रुप ए की। अब आते हैं ग्रुप बी पे। कल 3 मैचेस हैं जो कि हमारे ग्रुप बी के भी डिसाइडर होंगे। ठीक है, सबसे पहले है नेदरलैंड्स वर्सेस साउथ अफ्रीका, दूसरे पे है बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान, और फिर तीसरा आखिरी होगा इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे। अब क्योंकि हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं इफ एंड बट्स की, तो एक दफ़ा मुझे फिर काइंडली बता दें कि क्या हमें तीनों मैचेस हमारे फेवरेट चाहिए, या तो ऐसा भी हो सकता है कि एक मैच बेशक या तो साउथ अफ्रीका हार जाए और इंडिया हार जाए, तब भी पाकिस्तान की रसाई आगे चली जाएगी सेमीफाइनल तक। प्लीज जी, मैंने कल भी शायद रिपीट किया था, फिर अपने स्पेक्टेटर को हम ज़रूर व्यूअर्स को बताते हैं कि पहला मैच जो खेला जाएगा वो साउथ अफ्रीका का, और उसके अंदर भी अगर लेट्स सपोज साउथ अफ्रीका हार जाता है और यहाँ नीदरलैंड अगेंस्ट यहाँ उसमें बारिश आ जाती है, इन बोथ केसेस पाकिस्तान के चांसेस लाइव हो जाएंगे, क्योंकि साउथ अफ्रीका इज स्टैंडिंग ऑन द फिफ्थ पॉइंट्स टेबल, उनके 5 पॉइंट हैं। तो अगर वो हार जाते हैं तो ओबियसली वो दे विल रिमेन द सेम, उनके 5 ही रहेंगे। और इसी तरह अगर वो लेट्स सपोज बारिश हो जाती है, 1 पॉइंट मिलता है, तो 6 पे आके वो खड़े होंगे। ठीक है, तो फिर पाकिस्तान को जब अपना नेक्स्ट मैच खेलना, तो ओबियसली वी हैव टू विन एट एवरी कॉस्ट। तो हमारे जीतने के बाद 6 पॉइंट हो जाएंगे, और हमें आइडिया होगा कि क्या रन रेट के साथ हमने मैच खेलना है और जीतना है, तो हम पहुँच सकते हैं। ये तो दोनों ऑप्शन पहले मैच की आपको बता दी। अगर पहला मैच साउथ अफ्रीका जीत जाता है, फिर हम भी जीत जाते हैं, हमारे 6 पॉइंट हो जाएंगे, साउथ अफ्रीका के 7 पॉइंट हो जाएंगे। फिर हमने लास्ट होप आखिरी मैच जो थर्ड मैच होना है भारत और जिम्बाब्वे का, उस पर नज़रें चली जाएंगी। ठीक है, वो अभी जो रन रेट है हमारा और उनका भारत का कोई डिफरेंस ज़्यादा है नहीं है, वो फिर हमें देखना पड़ेगा
अगर तो जिम्बाब्वे हरा देता है भारत को तो हमारे चांसेस बहुत ब्राइट हो जाएंगे। फिर एक दफ़ा एक लास्ट ऑप्शन वर्ल्ड कप का ये सुपर 12 ख़त्म होते हुए हमें एक उम्मीद दे के जाएगा कि अगर वो हम पहुंचना है तो भारत को हारना होगा, अगर हार जाते तो वो ऑप्शन है। दोनों बहुत डिफ़िकल्ट लग रही हैं बट इम्पॉसिबल नहीं है। तो लेट्स सी कल क्या इनके रिजल्ट्स आते हैं। अच्छा इरफान, मुझे बताएं कल जो 2 मैचेस हैं नीदरलैंड्स वर्सेस साउथ अफ्रीका और फिर बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान, वो हैं एडिलेड में, लेकिन जो इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे है वो है मेलबर्न में। तो इन दोनों की जो पिच है वो कैसे डिफरेंट है और कौन सी ज़्यादा फेवरेबल होगी? देखिए एडिलेड के अंदर हमने देखा कि बाउंस थोड़ा ज़्यादा आता है, ठीक है, और बाउंड्रीज की डायमेंशन भी उतनी बड़ी नहीं है जितनी मेलबर्न के अंदर है। एक तो ये डिफरेंस है। दूसरा ये कि जो पेस बॉलर है उनको अर्ली ऑन मेलबर्न में ज़रा हमने देखा कि स्विंग ज़्यादा मिलती है। जिस तरह हमें पहला मैच भी भारत के अगेंस्ट अपना खेला तो शुरू में अर्ली ऑन अगर थोड़ा सा विंडी हो तो बॉल बहुत स्विंग करता है, बट ये है कि लेटर ऑन वो बैट्समैन को फिर बेनिफिशियल होती है। जब बॉल थोड़ा सा पुराना होता है तो फिर बैटिंग उधर थोड़ी आसान होती है। बट फर्स्ट स्पेल जो है, जो पावर प्ले का जो पार्ट आप कह लें, वो थोड़ा बैटर के लिए डिफ़िकल्ट होता है। और जिस तरह मैंने कहा कि डायमेंशंस उसकी बड़ी हैं, बाउंड्री बहुत बड़ी है, तो उधर छक्का लगाना मेलबर्न की जी, तो छक्का लगाना मुश्किल होगा। अब उसमें एक चीज़ देखने की है कि वेदर क्या कंडीशन है, बट वेदर उसमें मैटर नहीं करेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर लेट्स सपोज वॉश आउट हो भी जाता है तो वो हमारे नुकसान में जाएगी चीज़, क्योंकि फिर भारत ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाएगा। उसके ऑलरेडी 6 पॉइंट है तो 7 हो जाएंगे। तो हमारी तो यही दुआ होनी चाहिए कि मैच हो और पूरा हो और जिम्बाब्वे जीते। ठीक है जी, इसी पॉइंट पे हमें अबू बकर ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम अबू बकर। वालेकुम अस्सलाम। अबू बकर, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? और बताएं कि ऑस्ट्रेलिया में कैसा चल रहा है वर्ल्ड कप? देखिए वर्ल्ड कप तो शानदार रहा है। थोड़ा सा बारिशों ने ज़रूर मुतासर किया, कुछ मैचेस जो पूल के मैचेस थे वो नहीं हो पाए, लेकिन अब जो बारिशें हैं वो थम चुकी हैं। मैं इस वक्त एडिलेड में मौजूद हूँ जहाँ पर कल 2 मैचेस खेले जाने हैं। पहला मैच पाकिस्तान का मुकाबला है बांग्लादेश से, जबकि फिर जनूबी अफ्रीका और नीदरलैंड्स की टीमें भी एडिलेड के अंदर ही मध्य मुकाबले होंगी। जबकि जो तीसरा मैच है वो मेलबर्न में खेला जाना है और ये कल के रोज़ के 3 मैचेस हैं और मेलबर्न वाला मैच यकीनी तौर पर इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे है। तो कल का दिन पाकिस्तान टीम के सेमीफाइनल तक जाने का फैसला करेगा। अगर मगर की सूरत-ए-हाल जो है वो यहाँ पर मौजूद है। पाकिस्तान ने तो बांग्लादेश को हराना ही है अगर आगे जाने के कोई इम्कानात बढ़ते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जनूबी अफ्रीका को अपसेट हो नीदरलैंड के हाथों या इंडिया को अपसेट जिम्बाब्वे के हाथों, क्योंकि इंडिया के अगर पॉइंट टेबल पे नंबर्स देखें तो उनके 6 पॉइंट्स हैं और जनूबी अफ्रीका 5 पॉइंट्स। अगर इंडिया कल मैच जीत जाता है, चाहे 1 रन से ही जीते, तो उनके 8 पॉइंट्स हो जाएंगे और जनूबी अफ्रीका जो 5 पॉइंट्स पे है वो अगर कल का मैच जीत जाते तो उनके 7 पॉइंट्स हो जाएंगे। पाकिस्तान का 4 पॉइंट के साथ टेबल पर मौजूद है और पाकिस्तान अगर कल जीतता भी है तो इसके पॉइंट 6 होते हैं। तो अब हमें दुआ ये कर कि पाकिस्तान तो मैच अपना जीते ही जीते, लेकिन जनूबी अफ्रीका या इंडिया में से किसी एक टीम। जी बिल्कुल। अच्छा अबू बकर, अस्सलाम वालेकुम, इरफान बात कर रहा हूँ जी इरफान, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? बड़ा प्यारा बैकग्राउंड आपके पीछे नज़र आ रहा है माशाल्लाह। आप मैचेस भी इंजॉय कर रहे हैं, वेदर भी इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा अबू बकर, ये बताइए, पाकिस्तानी प्रैक्टिस भी आप देख रहे हो, एडिलेड में टीम पहुंच चुकी है, आज प्रॉब्ली रेस्ट डे है उनका। अच्छा ये बताइए कि जिस तरह रिप्लेसमेंट फ़खर के तौर पे हारिस आए और खुद क्या खूबसूरत उन्होंने इनिंग्स खेली, और मेरा तो मानना था जब से उन्होंने PSL के अंदर 2-3 इनिंग्स खेली थी तो ये एक ऐसा बैट्समैन भी कह सकते हैं जो पावर प्ले में तेज़ खेल सकता है। और जिस तरह की उन्होंने इम्प्रोवाइजेशन की, चाहे वो रैम शॉट की बात करें, स्वीप रस की बात करें या पावर हिटिंग की भी बात करें, पुल और हुक की भी, बहुत खूबसूरत थी। मुझे तो ग्लिम्सेस नज़र आ रहे थे जिस तरह हमें अभी डिविलियर्स को देखा है। तो एक तो आप उनकी बैटिंग के बारे से क्या कहते हैं, और दूसरा ये बताइए जिस तरह शान मसूद एक खेल तो रहे हैं, रन्स बेहतर कर रहे हैं, लेकिन उनके किसी भी मैच के अंदर हमें पावर हिटिंग नज़र नहीं आई। तो थिंक टैंक क्या सोच रहा है उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पे, आसिफ अली को या खुशदिल शाह को, या इन्हीं के साथ वो लगता क्या आपको कि टीम जाएगी मैदान में? देखिए बिल्कुल आपने सही निशानदेही की है। के अंदर जो हमने मैचेस खेले थे, खासकर जो हमारे पूल का तीसरा मैच था जो हमने अगेंस्ट नीदरलैंड जीता भी, उसके अंदर हमने कोई छक्का नहीं लगाया था, लेकिन जो गुज़िश्ता मैच सिडनी पाकिस्तान ने खेला जिसके अंदर हारिस को खिलाया गया, तो हारिस ने आते साथ दूसरे ओवर की तीसरी बॉल पर छक्का मारा था और वही एक इंटेंट सेट की थी उन्होंने पाकिस्तान टीम की, और वही हमें पॉजिटिव अप्रोच पे नजर आई बाकी खिलाड़ियों में। इवन हारिस ने थोड़ी जल्दबाजी की, मेरे नज़दीक थोड़ा सा मजीद टाइम लेते और स्कोर कर सकते थे, लेकिन
क्योंकि उनका इंटेंट पॉजिटिव था, उन्होंने सिर्फ रन्स करने थे, तो वो तो खैर जल्दी आउट हो गए, लेकिन उनके रन्स ने पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा दिया। और उसके बाद जिस तरह इफ्तिखार अहमद और शादाब खान ने बैटिंग की, वो यकीनी तौर पर काबिल सताइश है। और अब पाकिस्तान को देखें जी, बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेलना है। बांग्लादेश के खिलाफ मैच तो हमारा इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन जो आप इंटेंट की बात कर रहे हैं, शान मसूद देखें रन्स बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन पिछले मैच में हम यही बात कर रहे थे कि हारिस को ओपन करवाना चाहिए था, लेकिन हारिस क्योंकि जल्दी आउट, रिजवान तो उसके बाद हारिस आए, लेकिन उन्होंने रिजवान की विकेट का प्रेशर नहीं लिया। इवन के बाबर आजम भी आउट हुए, उसके बावजूद पाकिस्तान के रन रहे और पाकिस्तान ने एक बड़ा टोटल 185 रन का सेट किया। तो उसके अंदर मोहम्मद हारिस की जो आगाज के अंदर बैटिंग थी, मेरे नज़दीक वो सबसे ज़्यादा क्रूशल पॉइंट था पाकिस्तान का। पाकिस्तान को जो बड़ा बनाए हैं उसके अंदर यकीनी तौर पर बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है मोहम्मद हारिस ने। तो अब थोड़ा सा इस वक्त जो दबाव का शिकार लग रहे हैं वो हमारे कप्तान है बाबर आजम, जिनको मिस्टर कंसिस्टेंट, लेकिन अब वो सिर्फ 4 मैचों के अंदर उनके 14 रन हैं। एक मैच में 4 किया उन्होंने, एक में 0, फिर 4 किया और फिर एक मैच में 6 किया, तो सिर्फ 4 मैचेस के अंदर 14 रन बनाए हैं। गो यहाँ पर के अंदर हमें दीगर बैटर्स भी, खासकर ओपनिंग बैटर्स, मुश्किलात का शिकार दिखाई दिए हैं। अगर इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा की बात की जाए तो उन्होंने कोई खास रन नहीं किए अभी तक वर्ल्ड कप के अंदर। केएल राहुल भी मुकम्मल तौर पर फ्लॉप दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ केन विलियमसन ने पिछले मैच के अंदर थोड़ा अच्छा खेला, लेकिन उसके बावजूद उनकी टीम जो है जीती है, लेकिन सिर्फ एक 50 है केन विलियमसन की, जिनको कहा जाता है कि यहाँ की कंडीशंस को सबसे बाखूबी तौर पर समझते हैं। लेकिन ऑब्वियसली कंडीशन बैटर्स के लिए, लेकिन जिस तरह न्यूजीलैंड ने खेला, जिस तरह पाकिस्तान ने लास्ट मैच में खेला, इंटेंट पॉजिटिव हो तो फिर बड़े स्कोर यहाँ पर यकीनी तौर पर बन जाते हैं। अबू बकर, मुझे एक और चीज़ बताइए, जिस तरह हमने देखा, आपने भी बात की, मैंने भी बात की कि हारिस की जो इनिंग्स थी, मोहम्मद हारिस की बहुत आउटस्टैंडिंग थी और उसी ने एक मोमेंटम सेट किया। क्योंकि जो हम बड़े अरसे से, 1 साल से ज़्यादा हो गया बात कर रहे हैं कि अगर आप पावर प्ले के अंदर अच्छा स्टार्ट मिलता है तो आप बड़ा टोटल कर सकते हो। पावर प्ले के अंदर अगर आप 20, 25 या 30 की इनिंग्स खेलते हो, रन बनाते हो, तो आप कभी भी 50-60 से ऊपर नहीं जा सकते। तो वही हमें डिफरेंस नज़र आया लास्ट मैच के अंदर भी। तो आपको कहीं नज़र आ रहा है या कोई उधर ऐसी न्यूज़ मिल रही है कि लास्ट मैच के अंदर जो पाकिस्तानी थिंक टैंक है या मैनेजमेंट है, वो मोहम्मद हारिस को रिलाई करे ओपन के तौर पे, ही अभी भी रिजिड हैं वो इसी माइंडसेट के साथ कि ओपनर हमारे यही रहेंगे दोनों? देखिए इरफान, हम स्पोर्ट्स आगाज से ये बात करें कि बाबर आजम नंबर 3 आ जाए, बाबर या कोई एक शख्स ओपनिंग की पोजीशन को छोड़ दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इवन फखर जमान भी स्क्वाड के अंदर, उनको भी ऐड किया गया तो वो भी 1 डाउन आए। हारिस को देखा हमने, हारिस भी 1 डाउन आए। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ जो है वो बाबर में से किसी को नीचे भेजेगा। अब फैसला कप्तान का है। कप्तान अगर खुद चाहते हैं कि वो ओपनिंग, तो फिर कोई उनको दूसरा, मेरा ख्याल है कि इस पोजीशन को कन्विंस करे कि टीम है यहाँ पर, टीम है कि थोड़ी सी उनकी कमजोरी पर वो उस तरह नहीं पा रही। बाबर आजम को और डाला हुआ है, बाबर आजम के अंदर अंडर, ठीक है, कल का जो कॉम्बिनेशन को चेंज किया जाएगा। अच्छा, मेरे ख्याल से अभी थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन आ रही है। तो इरफान, मुझे आप बताएं कि बाबर आजम की, जैसे आप भी बात करते हैं, अबू बकर भी बात करें कि बड़ा स्कोर वो इस दफ़ा नहीं कर सके, पूरी पाकिस्तानी टीम भी मिस कर रही है, तो आपको क्या लगता है जब वो वापस आते हैं उनकी कप्तानी कितने खतरे में है? देखें, अगर आप टीम क्वालिफाई नहीं करती तो ओबियसली बहुत बड़ा उनके ऊपर ये इम्पैक्ट आएगा उनकी कैप्टनसी के ऊपर, क्योंकि पूरा मीडिया उनके अगेंस्ट बात कर रहा है। देखिए, अभी भी मैंने देखा कि उनकी बैटिंग के ऊपर, उनकी फॉर्म के ऊपर इतनी डिबेट नहीं की गई। पहले भी जब उनकी कैप्टनसी पे बात होती थी तो उनकी अपनी परफॉर्मेंस अच्छी थी, जिसकी वजह से उनकी कैप्टनसी हाइड हो जाती थी और वो हम अवर लुक हो जाती थी, चलें कोई बात नहीं जी, अच्छा खेल रहे, कप्तान इतना ज़बरदस्त खेल रहा है और बेस्ट बैट्समैन है, और इसी तरह बात वो हाइड हो जाती थी। मेरे मानने में कैप्टनसी पहले भी इसी तरह कंप्लेसेंट वो करते थे, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउट ऑफ द बॉक्स जिसे थिंकिंग कहते हैं, बहुत इनोवेटिव किस्म की कैप्टनसी नहीं कर रहे थे। और एक लर्निंग कैप्टन के लिहाज से ये 2-2.5 साल का जो रन होता है, ये बड़ा लंबा रन होता है। तो बाबर को अभी एक बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट कैप्टन के तौर पे हमें नज़र आना चाहिए था पहले मैच से लेके, अगर हम अब का कंपैरिजन करें। बट हम देख रहे हैं कि जो डिसीजन उनकी तरफ से किए जा रहे हैं, कोई बहुत आउटस्टैंडिंग, कोई बड़े आउट ऑफ द बॉक्स और बड़े डिफरेंट किस्म के नहीं होते, वो एक ही पैटर्न पे कंप्लेसेंट किस्म के डिसीजन होते हैं जो कि 80% टीम को बेनिफिशियल नहीं दे पा रहे। खास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ क्रंच मोमेंट के ऊपर। रूटीन का मैच चल रहा है, उसके अंदर तो फिर कोई भी कैप्टन होगा रूटीन के अंदर, वो आपको सारा कर देगा।
बट अब इसमें यह है कि आपके जो जितने बड़े स्टेक होल्डर हैं सबके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। चाहे चेयरमैन साहब के ऊपर आ जाते हैं, हम बात करते हैं, चीफ सेलेक्टर की बात करते हैं, और जितने डिफरेंट और हेल्म ऑफ अफेयर को जो लोग डील करते हैं सबके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ गया। अब किसी ना किसी को तो बलि का बकरा बनना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि आप हार के अगर लेट्स सपोज खुदा न खास्ता नहीं क्वालिफाई करते तो सब कुछ ऐसे ही स्मूथ रहे। आपकी टीम के अंदर से 4-5 प्लेयर तो मुझे नज़र आ रहे हैं जो टीम का पार्ट नहीं होंगे। इसी तरह आपके कैप्टनसी के ऊपर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आएगा, उससे भी बड़ा क्वेश्चन मार्क आपके चीफ सेलेक्टर के ऊपर आएगा कि आपकी टीम जब से सेलेक्ट कर रहे हैं कोई इवेंट नहीं जीत पाई। फिर इसी तरह अगर पैटर्न चीफ पीएम साहब की बात करें तो उनकी भी रिजर्वेशन है चेयरमैन साहब के ऊपर, बट वो उनको उन्होंने एक रन दिया। ये एक अच्छी मेरे नज़र में चीज़ थी कि चले रिगार्डलेस के जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, वो नॉर्मली होता है कि जैसे नया पैटर्न चीफ आता है वो अपनी मर्जी का बंदा लगाता है, तो आपने उसको कंटिन्यू किया। तो लेट्स सपोज अब देखते हैं क्या होता है, बट मेरा ख्याल है कि 2-3 जगहों पे तो मस्ट आपको चेंजिंग नजर आएंगे। ठीक है। अच्छा इरफान, दूसरा सिनेरियो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि चलें इंशाल्लाह पाकिस्तान रसाई हासिल कर लेते हैं सेमीफाइनल्स तक, वापस आते हैं जीत के, या उसके बाद हम वो देख लेंगे इंशाल्लाह जो भी होता है, लेकिन आपको क्या लगता है बाबर आजम एज अ कैप्टन रहने चाहिए हैं या नहीं? देखिए, मैं जिस तरह पहले बात कर रहा था और मैंने शायद लास्ट वीक में भी हमने यही डिस्कशन की थी, बाबर आजम कैप्टन कमोडिटी नज़र नहीं आया। 2-2.5 साल का लंबा रन हम दे चुके हैं, पर जो उनसे एक्सपेक्टेशन थी या जो इवेंट जीतने के हवाले से हम बात कर रहे हैं, जैसे क्रूशल मूवमेंट के ऊपर, क्रंच मूवमेंट के ऊपर, वो उनकी कैप्टनसी के अंदर हमें पाक नज़र नहीं आया, और जो डिसीजन मेकिंग थी वो नज़र नहीं आई। मेरा मशवरा भी यही है, सजेशन उनको यही है कि उनको कैप्टनसी से स्टेप अप कर देना चाहिए। इसलिए स्टेप बैक करना चाहिए क्योंकि आप देखें कि इसकी एग्जांपल मैं इस तरह रिलेट करूंगा, सचिन तेंदुलकर की मैं हमेशा मिसाल देता हूं कि वो लास्ट 2 डेकेड के अंदर सबसे बड़े बैट्समैन थे, बट जब उनको कैप्टनसी दी गई तो उनकी अपनी परफॉर्मेंस अंडरमाइन आ गई, और फिर जब उन्होंने देखा कि मेरी टीम को फ़ायदा भी नहीं हो रहा, मेरी परफॉर्मेंस भी ख़राब हो गई, तो उन्होंने खुद कैप्टनसी ड्रॉप कर दी। इसी तरह बाबर आजम को भी ये रिलाय करना चाहिए कि अभी जब प्रेशर उनके ऊपर बिल्ड हुआ, उनकी अपनी परफॉर्मेंस जब हैम्पर हुई, तो उनको चाहिए कि असल में देखें, हमेशा क्रिकेट में राहिल बोला जाता है कि इवेंचुअली आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, मोटिव क्या है सबका, वो यही है कि टीम जीते। अगर आपकी परफॉर्मेंस से टीम जीत रही है तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। कोई भी प्लेयर टीम से बड़ा नहीं होता, और आपका अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव, जैसे मैं कह रहा हूँ कि आपका जीतना टीम का सबसे ज़रूरी है, तो आपको एक ऐसे बंदे को कैप्टनसी देनी चाहिए जो कैप्टनसी को समझता भी हो, जिसके अंदर एग्रेशन भी हो, जो ऐसे मूवमेंट के ऊपर डिसीजन पार जिसकी अच्छी हो। तो आपके पास 2-3 नाम ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, वो उनकी तरफ जाना चाहिए। बाबर आजम को यही चाहिए कि वो सिंपली अपनी कैप्टनसी को छोड़ के अपनी बैटिंग पे करे। मेरा स्टिल मानना है कि वो शायद पाकिस्तान के तो बेस्ट बैटर हैं, ये दुनिया के नंबर 1 बैटर के अंदर माना जाता है, और वो हैं भी हैं, तो उनको सारा फोकस उस पर करना चाहिए। ये उनके लिए भी बेनिफिशियल है और ये पाकिस्तानी टीम के लिए भी उतना ही फायदेमंद होगा। अच्छा इरफान, जैसे आपने जो 2-3 नाम हमें बताए वो आपने ज़्यादातर बॉलर्स के बताए, ठीक है, तो इसमें ये क्यों होता है, ज़्यादातर हम देखते हैं कि जब एक बैटर को आप कैप्टन बनाते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस हैम्पर हो जाती है, लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर बॉलर को बनाया जाए तो इतना हैम्पर नहीं होता, इसमें क्या प्रॉब्लम आती है? नहीं, ऐसा नहीं है कि बॉलर की हैम्पर नहीं होती, बॉलर को प्रेफरेंस सम हाउ आप कह सकते हो दी जाती है। असल में जैसे विराट कोहली की एग्जाम्पल दें, या एशिया कल्चर के अंदर है कि जो आपका बेस्ट परफॉर्मर होता है उसी को कैप्टनसी दी जाती है। ये मैं इस स्टेट ऑफ माइंड के टोटली अगेंस्ट हूँ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। कैप्टन उसको होना चाहिए जिसकी सबसे ज़्यादा गेम सेंस है, और प्लस जिसके अंदर डिसीजन मेकिंग सबसे अच्छी है, और उसको अपना काम लेना आता हो। ये तीनों करैक्टरिस्टिक्स आपके पास हैं तो उसको कैप्टन होना चाहिए। और बॉलर को इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा बैंक किया जाता है, या ज़्यादा उसको कहने के आपका डिक्लाइन होता है, इस वजह से कि बॉलर जो होता है वो नेचुरली एग्रेसिव ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन ऑफ बैट्समैन। बॉलर की एग्रेसिवनेस ज़्यादा होगा, वो अटैक ज़्यादा करेगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होती है, तो बॉलर की इंटेंट आपको डिफरेंट नज़र आती है ऑल टुगेदर बैट्समैन की तरह। बैट्समैन थोड़ा सा धीमा होता है, वो थोड़ा सा कंप्रेसर्ड भी सम टाइम हो जाते हैं, वो एक ही फ्लो में चलते हैं, तो उस लिहाज से वो डिसीजन मेकिंग के अंदर भी आपको वो चीज़ें नज़र आती हैं। हमने जैसे 2 ऑप्शन की बात मेरी नज़र में है, और मुझे लग भी रहा है कि बोर्ड की नज़र में भी होंगी। वो पहले तो शायद रिजवान, अगर 6 मंथ पीछे चले जाए तो रिजवान ही आपको नज़र आते थे कि सेकंड वाइस कैप्टन या कैप्टन के तौर पे, बट अब शादाब ग्रेजुअली हम देख रहे हैं कि ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस भी उनकी बहुत अच्छी है, और कैप्टनसी के भी उनके अंदर ग्लिम्पसेस हमें नज़र आ रहे हैं, और ऑलरेडी वो 2-3 सीज़न से इस्लामाबाद यूनाइटेड को PSL में कैप्टनसी करके भी दिखा रहे हैं। साथ हमें 1 साल से अब नाम जो आना शुरू हो गया वो शहीन शाह अफरीदी का है।
हम उनकी एग्रेसिवनेस को जानते हैं, कितने एग्रेसिव बॉलर हैं, प्लस उनकी कैप्टनसी में टाइटल जीता लाहौर के अंदर ने, और क्या खूबसूरत उन्होंने चेंजिंग की जब रिक्वायर्ड थी और आगे आना। और चाहे हम ज़ुमान खान की बात करें, अब्दुल्ला शफीक की बात करें, कामरान गुलाम को लेके आना, लाहौर के अंदर को मैनेजमेंट को भी रोल इसका क्रेडिट जाता है, और साथ उतना ही क्रेडिट शाहीन शाह अफरीदी को भी जाता है, क्योंकि मेन मैन वही थे जो आपकी कैप्टन ऑफ शिप होता है, वही सबको लेके चलता है। तो शाहीन शाह अफरीदी का भी नाम हमें नज़र आ रहा है कि वो एक ऐसा बंदा है कि जो लॉन्गर रन में, क्योंकि अभी एज भी इनकी कम है और इसी तरह शादाब की भी कम है, दोनों में से जिसको भी आप ज़्यादा करते हो, और अगर लेट्स सपोज आपका जो वोट जाता है शादाब की तरफ जाता है, तो उसको आप वाइस कैप्टन बना दें, ताकि साथ ही आपका एक कैप्टन के तौर पे दूसरा बंदा भी तैयार होना शुरू हो जाए, और उसको लंबा रन दें इस दफ़ा। क्योंकि अगर आपकी आई में आपको समझ आ जाता है, चाहे बैट्समैन है या बॉलर है या कैप्टन है, कि इसके अंदर ग्लिम्पसेस हैं और इसके अंदर वो तमाम वो फीचर्स अवेलेबल हैं जो एक कैप्टन की रिक्वायरमेंट है, तो फिर आपके साथ उसको ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, उसको लंबा लेके चलना चाहिए। ठीक है जी नाज़रीन, तो ये था आज का हमारा स्पोर्ट्स ऑन। कल बहुत एक इम्पॉर्टेंट मैचेस हैं पाकिस्तानी टीम के लिए। हमारी यही दुआ है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की रसाई हासिल हो सेमीफाइनल्स तक। एक मरतबा फिर हाजिर होंगे आपके लिए एक नई एपिसोड के साथ। तब तक दें हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।